बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास कल हमने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। आज हमने नेक्स्ट 2 जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है, जिनमें सबसे पहले वाली है नमूनिया। बेटा नमूनिया बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई की वजह से लंग्स पे अटैक करती है। इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये है इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये हमारे फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है जिसको आप नमूनिया का नाम देते हैं। अगर नमूनिया में दोनों फेफड़े अफेक्टेड हो जाएं तो आप उसे नाम देते हैं डबल नमूनिया का, यानी अगर दोनों के ऊपर अटैक कर दिया, दोनों फेफड़े मुतासर हो गए तो उसको आप डबल नमूनिया का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। बेसिक जो काजेज़ हैं, जो मेजर काजेज़ हैं नमूनिया की, वो 3 चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई, यानी तीनों की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकती है। आपने पढ़ा हुआ है कि इन्फेक्शंस होती हैं वो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई की वजह से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। तो इन्फेक्शन करवाने के लिए बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई जो हैं वो मौजूद हैं। बेटा मोस्ट कॉमन जो काज है वो एक बैक्टीरियम है जो इसी के नाम पे रखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यानी इसके नाम पे बेसिकली निमोनिया आगे रखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये आप अगर बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स पढ़े उनकी शेप के हिसाब से, तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रॉड शेप होते हैं, कुछ जो हैं वो ओवल या स्फीरिकल होते हैं। वो जो ओवल और स्फीरिकल हैं उनको आप कोकाई या कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। जब वो एक चेन बनाते हैं तो उसे आप स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो इस किस्म का एक बैक्टीरिया है जिसको आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं। एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जब इसका आप नाम लिखेंगे तो बेटा इसका नाम मुकम्मल तौर पे जो साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स थे उनके मुताबिक आपने लिखना है। यानी इसका पहला जो हर्फ है, पहला लेटर है वो कैपिटल, इसका छोटा, फिर इनको आपने अंडरलाइन भी करना है, वो तमाम चीज़ें और स्पेल्स वगैरह आपने माइंड में रखने हैं। इसको आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही नहीं पढ़ते बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पढ़ते हैं, ये याद रखने, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी। अब देखते हैं कि ये जो काजेटिव एजेंट्स हैं, यानी कि फंजाई वगैरह या वायरसेस, वायरस भी जो ज़्यादा यहाँ पे अटैक करता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है सबसे ज़्यादा वो अटैक करता है। और इफेक्ट देखें अगर लंग्स के ऊपर, व्हेन काजेटिव एजेंट इंटर इन लंग्स, जब काजेटिव एजेंट्स इंटर होते हैं लंग्स में, दे सेटल देयर, वहाँ पे ये अपने आप को क़याम पजीर करते हैं। इंक्रीज इन नंबर, अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, यानी ग्रोथ भी करते हैं दोनों मानियों में, नहीं कि अपने साइज़ में भी इजाफा करते हैं और वैसे अपने जो नंबर है यानी तादाद है उसमें भी इजाफा करते हैं। एंड एरिया इज़ फिल्ड विद पस एंड फ्लूइड, और लंग्स का जो अंदर वाला एरिया है वो पस वगैरह से भर जाता है। इसी वजह से नमूनिया में जो खांसी आती है उसके साथ बलगम भी पैदा होती है, यानी जो गंदा मवाद अंदर से खांसी के साथ बाहर आता है वो भी आना शुरू हो जाता है। तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो आम जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है कोल्ड विद फीवर, यानी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। आपको पता है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि आम तौर पे हमारी जो घरों में एक बात मशहूर है, या माएँ भी कह देती हैं जैसे कि सर्दी में नहीं नहाना नमूनिया हो जाएगा, या सर्दी में बच्चों को यानी कि नहाने से कतराती हैं या उनको रोकती हैं इसी तरह से ताकि उनको नमूनिया ना हो। तो उनको ऐसे लगता है कि शायद सर्दी से नमूनिया होता है। बेसिकली नमूनिया में सर्दी लगती है, यानी नमूनिया की सिम्टम है ठंड लगना, ना कि सर्दी की वजह से नमूनिया होता है। हाँ, एक ज़रूर चीज़ है कि ठंड में, कम टेम्परेचर में या ठंडे इन्वायरमेंट में, ठंडे इलाके में जो ये एजेंट्स हैं या ये बैक्टीरिया है स्पेशली, ये उस टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, मगर बेसिकली ये कहना कि ठंड की वजह से नमूनिया होता है वो टोटली रॉन्ग है। नमूनिया की वजह से ठंड लगती है, बुखार होना शुरू हो जाता है, शीवरिंग, कपकपाना या कपकपी स्टार्ट हो जाती है, और खांसी आती है विद स्पूटम प्रोडक्शन, ये राल वगैरह या मुंह से पानी वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, और स्वेटिंग, हैवी स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है बुखार के साथ। देन पेशेंट्स स्किन कलर में चेंज, वो तकरीबन जो पेशेंट का स्किन कलर होता है वो येलोइश सा यानी पीला सा होना शुरू हो जाता है, जर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी बेसिक वजह होती है ऑक्सीजन की कमी। जब ये खांसी वगैरह आती है और हमारे लंग्स में ये पस वगैरह भर जाती है, फ्लूइड भर जाता है, हमारे एल्वियोलाई वगैरह में भी भर जाते हैं, तो तब गैसियस एक्सचेंज नॉर्मल नहीं हो पाता, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से हमारा जो बॉडी का कलर है, स्किन कलर है, वो चेंज होकर जर्द पड़ जाता है। देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी। जाहिर सी बात है जब जो फ्लूइड या पस हमारे
लंग्स में भर चुकी है, उसकी वजह से सांस की नॉर्मल जो लेंथ होती है वो ख़राब हो जाती है, छोटे छोटे सांस आते हैं। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं या प्रिवेंशन की। चूँकि जो निमोनिया है ये बैक्टीरिया की वजह से या वायरसेस और फंजाई की वजह से होता है, तो इनके खिलाफ वैक्सीन्स भी मौजूद हैं, अवेलेबल है निमोनिया के खिलाफ। मगर ये तो थी प्रिवेंशन के हवाले से, एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल होती हैं। अगर निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी मौजूद होती हैं। तो ये ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अज़दमा, जिसको आप उर्दू में आमतौर पे दम्मा बोलते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी विच काजेज मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। बेटा बेसिकली दम्मा एक एलर्जी है जो कि हमारे जो हवा के रास्ते हैं उनको तंग कर देती है। इस एलर्जी की वजह से वो तंग हो जाते हैं, ब्रोंकाई सुकड़ जाते हैं, ब्रोंक्यूल सुकड़ जाते हैं, उनमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और सांस में लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली एक एलर्जी है। लेकिन एलर्जी करवाने वाली चीज़ों को आप क्या नाम देते हैं? उनको आप कहते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस आर दी सब्सटेंसेस दैट एग्रीवेट अज़दमा। बेटा ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह बात ज़हन नशीन कर लें। अज़दमा एलर्जेंस सिर्फ एलर्जेंस की वजह से नहीं, यानी कि जो एलर्जेंस मैं यहाँ पे एग्जांपल्स बोलूँगा, नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल ह्यूमन में तो वो अज़दमा नहीं करवाते, लेकिन जिसको अज़दमा होता है एलर्जेंस की वजह से उसका अटैक बढ़ जाता है, यानी कि दमे का दौरा आप कहेंगे वो पड़ना शुरू हो जाता है, यानी तेज़ हो जाता है ये मसला, ये अलामतें ज़्यादा फिर ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि एग्रीवेट का मतलब है जो बढ़ाते हैं। एलर्जेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो अज़दमा को एग्रीवेट करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ना कि बेसिक वजह। ये एलर्जन बेसिक वजह नहीं है। इसकी अज़दमा की बेसिक वजह अभी तक एज सच मालूम नहीं हो सकी, मगर कहा जाता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से, इवन कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये जेनेटिक बेसिस की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जिस ख़ानदान में कहीं किसी को अज़दमा हो तो आगे इंसेस्टर में कहीं ना कहीं अज़दमा की बीमारी जो है वो सामने आती है। मगर ये अज़दमा की जो बीमारी है ये इन एलर्जेंस की वजह से नहीं होती, इनकी वजह से इसकी सिम्टम्स तेज़ हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। ये हमारे पास जो अज़दमा है इसके जो हमारे पास एलर्जेंस हैं वो कौन कौन से हैं? इस साइड पर अगर हम देखें तो एलर्जन हमारे पास हैं डस्ट माइट्स, परफ्यूम्स, स्मोक और पोलेंस वगैरह। अगर यहाँ से दिखाया जाए आपको तो ये डस्ट माइट्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पीस हैं, छोटे छोटे यानी अगर जो हमारी गर्दो गुबार वगैरह है वो अगर सांस के साथ अंदर चली जाती है उसकी वजह से, परफ्यूम्स की वजह से, सेंट वगैरह, और स्मोक यानी धुआं वगैरह उसकी वजह से, और पोलन ग्रेन आपने पढ़े हैं, फूलों में जो पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं यानी छोटे छोटे जो दानेदार साख्तें होती हैं वो भी अगर यानी फूलों को सूंघने से भी अज़दमा का अटैक ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे शख्स के करीब अगर हम धुआं वगैरह हो तो उसको यानी अज़दमा का अटैक बढ़ जाएगा। अगर पोलन ग्रेन्स हैं, अगर वो फूल वगैरह सूंघता है या उसके पास हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो इसको आप इस वजह से इस चीज़ को जहन में रखना है कि कोई अज़दमा का पेशेंट है तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसका सामना इन एलर्जन से ना हो। उसके बाद हम अगर बात करते हैं सिम्टम्स की, तो बेटा जो सिम्टम्स हैं अज़दमा की बेसिकली वो हमारे पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में तंगी हो जाती है, सांस मुकम्मल तौर पे नहीं आता। वीजिंग, सीटी की आवाज़ आती है, यानी कि जब सांस ले रहे होते हैं तो खरखराहट की आवाज़, इस तरह की सांस लेने में, वो नॉर्मल इंसान में नहीं होती लेकिन अज़दमा वाले पेशेंट में होती है, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में अक्सर है जिनमें ऐसा होगा। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, बहुत ज़्यादा अचानक से खांसी आएगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से खांसी आती है और सीने में तंगी हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ट्रबल स्लीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये वीजिंग होती है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रात के वक्त या सोते हुए ज़्यादा होता है। सोते हुए अचानक सांस, क्योंकि मुंह बंद होता है, हम नॉर्मल रेट भी सांस का कम हो जाता है, तो उस वक्त हमारे जो एयरवेज हैं वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अचानक से ये सीटी की आवाज़ या खरखराहट ज़्यादा हो सकती है, खांसी हो सकती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट इसकी मुकम्मल तौर पे नहीं है, जस्ट इसको रिलीफ देने के लिए
इसको सुकून देने के लिए, थोड़ा बेहतर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे जो सोजिश को कम करते हैं वो केमिकल्स मौजूद होते हैं और वो इनहेलर के ज़रिए से दिए जाते हैं, यानी प्रेशर के साथ ऑक्सीजन भी साथ ऐड की जाती है और लिक्विड की सूरत में या किसी भी गैस वगैरह की सूरत में उसको मुकम्मल तौर पे हमारी बॉडी में सांस के ज़रिए, मुंह के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से बॉडी में ऐड किया जाता है। तो उसकी वजह से वो जब हमारे लंग्स में जाते हैं तो एयरवेज जो हैं वो थोड़ी ओपन हो जाती हैं, सांस लेने में आसानी जो है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपने बेटा निमोनिया और अस्थमा, दो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ी हैं, वो स्टडी करनी है और इंशाल्लाह कल हम लंग्स कैंसर और लास्ट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे।